वेलकम, मोस्ट वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल। एक और अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हो गया है 1K सब्सक्राइबर। तो अब लाइव क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। एक तो 11th के बच्चों के लिए मैं 4 बैच एक साथ बनाऊंगा। एक 11th के बैच के लिए, एक 12th का बैच लाइव क्लास रहेगा, एक IIT मेंस, एक IIT नीट और एक एडवांस के लिए, बल्कि 5 बैच में एक साथ और एवरीडे लगभग क्लास लूँगा। ठीक है, तो कभी भी इस बात को लेके वरीड नहीं होना कि हमारा सिलेबस क्या गिवन टाइम में कंप्लीट हो पाएगा। जैसा कि टेलीग्राम लिंक पे कुछ बच्चे कभी कभी लिख देते हैं, वो वही बच्चे लिख पाते हैं जो थोड़ा सा रेगुलरिटी नहीं है जिनके साथ। तो एक तो रेगुलर रहना है, पंचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेगुलरिटी ज़रूरी है, सिंसियरिटी ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। ठीक है बेटा, तो एक तो आप इसको रखेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ग्राफ पे चर्चा कर ली है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे चर्चा कर ली है, टिग्नोमेट्री पे चर्चा कर ली, फंक्शन पे कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की हमने आपसे चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरे फिजिक्स में जो मुझे लगता है वो है स्केलर वेक्टर। जब तक स्टूडेंट स्केलर वेक्टर का आइडिया नहीं कर पाता है, ऐसा फिजिक्स का कोई भी टॉपिक नहीं है, चाहे वो IIT की प्रिपरेशन कर रहा हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, इवन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो कि 12th स्टैंडर्ड पे होगी, तो ऐसा कहीं भी नहीं होगा जहां वेक्टर का एप्लीकेशन ना हो। फिजिक्स का कोई भी टॉपिक ऐसा लगभग नहीं होगा। और कई बार स्टूडेंट के पास सफिशिएंट नॉलेज होते हुए भी, फिजिक्स का भी और उस सब्जेक्ट की डेप्थ का नॉलेज होते हुए, उस सब्जेक्ट की डेप्थ में जाके भी वो देखता है, तब भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाता। क्यों? कई बार उसको वेक्टर का समेशन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर के रूल ही पता नहीं होते हैं, या होते हैं तो वो गिवन टाइम में नहीं कर पाता है। तो फिजिक्स में स्केलर वेक्टर, अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि आप 30 ईयर्स लगभग होने वाले हैं, आप 30 ईयर्स से लगभग टीच कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, तो मैं ये कहता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर एम्फेसिस करना चाहिए तो स्केलर वेक्टर पे करना चाहिए। ठीक है, हमने जैसा कि आपको याद हो पूरी फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया था। अगर फंडामेंटल यूनिट के टर्म में देखें तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी थी, आप अच्छे से देख लो, ऑल मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी को 7 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी थी। और हमने कहा था इन 9 क्वांटिटी के अलावा फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी होंगी वो सब की सब क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी होंगी, और उन क्वांटिटी के यूनिट डिराइव यूनिट होंगे। ये भी देखा था कि न्यूमेरिकल नंबर यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये हम अगर किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के बिहाफ पर हमने बात करी थी कि न्यूमेरिकल नंबर यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आज हम ये बात करना चाहते हैं कि वेक्टर अगर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बिहाफ पर देखें तो फिर क्वांटिटी को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, मैं दिल्ली में रहता हूं और मुझे रांची आना है और आपके एग्जैक्ट घर पहुंचना है, तो आप ऐसा कह दो कि यहाँ से रांची 320 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, आप आ जाएं, और कोई कोई डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दें, तो मैं आपके घर नहीं पहुंच पाऊंगा। इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा कि पहले यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से इतना ईस्ट में जाएंगे या इतना वेस्ट में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे। तो एक लोकेशन आपको आपको पूरी देना पड़ेगी, और वो डायरेक्शन के साथ देना पड़ेगी। तो जहाँ डायरेक्शन के साथ देना पड़ेगी वहाँ पे आपको वेक्टर क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। एक, अगर हम वेक्टर का समेशन कर रहे हैं, सबट्रैक्शन कर रहे हैं, जैसे 3 और 4 ले लिया, तो 3 और 4 को हम ऐड करें तो एल्जेब्रिक ऐड करेंगे तो 7 आएगा। लेकिन 3 और 4 को अगर हम वेक्टोरियली ऐड करें तो 1 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, और 1 से 7 के बीच की ऑल पॉसिबल वैल्यू आ सकती है। इसका मतलब डिपेंड करेगा कि 3 और 4 को जब ऐड किया गया तो उनके बीच का ओरिएंटेशन क्या था। तो हम जितनी भी फिजिक्स के अंदर मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी हैं
उनको 7 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। ऑल मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी मे बी क्लासिफाइड, जितनी भी हमने कहा मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम स्केलर वेक्टर की बात कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी मैजिक्स के अंदर मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी हैं, all measurable physical quantity on the behalf of magnitude and direction may be classified into 3 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, जितनी भी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। हालांकि टेंसर क्वांटिटी जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर होता है और इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ना है। आईआईटी लेवल पे भी और मेडिकल लेवल पे, स्कूल लेवल पे तो सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी कोई पूछे कि ये होता क्या है तो मैं एक आइडिया दे दूंगा, पर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ना। तो हमने कहा फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बिहाफ पर देखा जाए तो कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक कौन कौन सी क्वांटिटी होगी, एक होगा स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होगा वेक्टर क्वांटिटी और तीसरा होगा टेंसर क्वांटिटी। स्केलर एक तो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या होगा वेक्टर, जिसकी हमें डिटेल स्टडी करना है, जिसकी हमें जरूरत है। तीसरी क्वांटिटी होगी टेंसर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी के मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दूंगा। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होगा विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इतना ही डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं होगी। कई बार आपके पास करंट देखते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड भी दिखता है, डायरेक्शन भी दिखती है, फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ समेशन को ओबे नहीं करती। तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हो गया। स्केलर क्वांटिटी का केवल इसमें मैग्नीट्यूड होगा, ये डायरेक्शन के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, स्पीड, एग्जाम्पल डिस्टेंस, करंट, टाइम, टेम्परेचर, एटसेट्रा। जितनी भी दुनिया के अंदर पोटेंशियल सब स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या होगा, और स्केलर क्वांटिटी का समेशन और सब्ट्रैक्शन सिंपल एल्जेब्रिक रूल से कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा प्लस ओबे वेक्टर लॉ ऑफ समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर लॉ को ओबे करना चाहिए। अगर ध्यान रखना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो यहाँ भी आप प्रेशर निकालें तो प्रेशर के अंदर डायरेक्शन भी होगी, फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी। करंट के अंदर आप मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, एरो के द्वारा दिखाओगे। टाइम को भी ऐसे दे सकते हैं, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा लगता है जैसे डायरेक्शन हो, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ समेशन को ओबे नहीं करता। कुछ क्वांटिटीज होंगी जिनको हम टेंसर क्वांटिटीज कह लगे, हालांकि इसका रैंक निकाली जाती है। तो एग्जाम्पल के टर्म में बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, या कभी आप लोग जब साल भर पढ़ाऊँगा तो आप कहोगे तो पढ़ा दूंगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक, ऑल इलास्टिक कोफिशिएंट। इलास्टिक कोफिशिएंट का मतलब होता है स्ट्रेस, स्ट्रेन,
यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है, ऑल इलास्टिक कोफिशिएंट। इसके अंदर क्या आ गया था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इसके अंदर क्या आ जाएगा, टेंसर क्वांटिटी, ऑल इलास्टिक कोफिशिएंट, इवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब टेंसर क्वांटिटी है। अगर हम कौन से मीडियम की बात करें, एनाइसोट्रोपिक मीडिया की बात करें, तो एक एक क्वांटिटी के बारे में हम नेक्स्ट पेज पे लिखते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दें, ये फिजिक्स का सबसे सिंपल टॉपिक होता है, और ये टॉपिक अगर किसी को नहीं पता तो वो फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म आता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में एक एक अलग अलग लिख दूं, क्योंकि वहां पे ऐसा पास पास हो गया है तो ऐसा लगता कई बार कि क्लियर नहीं हुआ होगा। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के अंदर हमने बताया जैसा कि स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड without any reference of direction, a quantity which has only magnitude, it has only magnitude without any reference of direction, without any reference of डायरेक्शन, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो स्केलर क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड एज नंबर। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर represented, scalar quantity are represented as number, and hence can be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। दूसरा, स्केलर क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्केलर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, multiplied, quotient by like a real number. Scalar quantity added, subtracted and multiplied like a real number, like a रियल नंबर, रियल नंबर की तरह इसको, और इसके एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए थे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको स्केलर क्वांटिटी का तो सिंपल एल्जेब्रिक सम करना है, ठीक है। अब आएगा दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, सेकेंड टर्म आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होगा, ये भी वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी की हम बात करते हैं, दिस क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलोंग विथ ऑफ ए वेक्टर लॉ ऑफ समेशन। ध्यान रखना, अगर ये तीसरा वर्ड हटा दोगे तो आप वेक्टर नहीं कह पाओगे। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन along with of a vector law of
ये साथ ही साथ ये किसको ऑबे करेगा, अलोंग विथ ऑबे वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ क्या होते हैं वो मैं बता दूंगा। तो ये वेक्टर लॉ के द्वारा इसको हमने कहा, इसके अलग वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलोंग विथ ऑबे वेक्टर लॉ ऑफ समेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के टर्म में उस समय मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखे थे, कुछ एग्जाम्पल लिख दूं 11th के लेवल पे। एक तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक आपका काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट होगा। वेलोसिटी आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, फोर्स आएगा, मोमेंटम आएगा, टॉर्क आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कोई सी भी इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन एस्पेक्ट, ये सब वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएंगे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, जैसे कोई एक क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको एरो के द्वारा लिखा जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी को लिखा जाएगा एरो के बिहाफ पर। जैसे ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए एक वेक्टर है, तो ए पे कैसा एरो का साइन बनाएंगे। अब एरो का जो डायरेक्शन है यहाँ पे, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसकी जो लेंथ होगी वो इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। ठीक है, कोई वेक्टर लिखा, इस पे दो बातें हैं, एक तो एरो का साइन है, तो एरो का साइन डायरेक्शन को बताएगा, और इसकी जो लेंथ होगी वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसका अगर मान लो हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चलो हम ऐसा लिख दे रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, या एक्स वाई जेड कर दें। चलो अब इस पे तो जेड तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो इस पे तो 2D पिक्चर ही बना सकता है। ये एक्स हो गया, तो ये पॉजिटिव एक्स होगा तो ये नेगेटिव एक्स होगा, ये पॉजिटिव वाई होगा तो ये नेगेटिव वाई होगा। अब मान लो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि ए वेक्टर, एक वेक्टर ए है वो 5 यूनिट है, एक वेक्टर कितना है 5 यूनिट है, ए वेक्टर है ये ए वेक्टर है, ये 5 यूनिट है। फाइव यूनिट इन पॉजिटिव एक्स, ठीक है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है, अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मान लो हमने कहा 6 यूनिट है नेगेटिव एक्स में, एक और वेक्टर है सी, इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है नेगेटिव वाई में, एक और वेक्टर है डी, इसका मैग्नीट्यूड है 7 यूनिट, और यह है प्लस एक्स में। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या अब देखो ये प्लस है, 7 यूनिट है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब आप बताओ कि पहला ए है आपका पॉजिटिव एक्स में, तो कितना यूनिट है 5 यूनिट, तो ये 5 यूनिट आ गया। ये 5 यूनिट। बी आपका कितना है 6 यूनिट है नेगेटिव वाई में। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बढ़ा दिया हमने, दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव एक्स में हो गया, ये पॉजिटिव एक्स में था, ये किस में हो गया नेगेटिव एक्स में। अब 4 यूनिट था नेगेटिव वाई में, 4 यूनिट किस में था ये 4 यूनिट नेगेटिव वाई में, तो नेगेटिव वाई में ऐसा आएगा आपका।
ये सी आ गया 4 यूनिट नेगेटिव वाई में, फिर आ गया डी आ गया 7 यूनिट पॉजिटिव एक्स में, ये 7 यूनिट पॉजिटिव एक्स में। देख पा रहे हैं आप कैसे रिप्रेजेंट किया? 7 सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में। तो इस तरीके से हम इसको ए बी सी डी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये ए बी सी डी हो गया, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिए, ए बी सी डी। ये वेक्टर को ग्राफिकली लिखने का तरीका है। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर डी हो गया। मतलब आपका इसकी जो लेंथ होगी वो उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा, और इसका एरो का जो साइन होगा वो डायरेक्शन को बताएगा। एरो का साइन क्या होगा? डायरेक्शन को बताएगा। अब आपका सवाल आता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन के लिए एक और बात करना होगी। मैग्नीट्यूड का सिंपल मतलब होता है जैसे उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो सीधा सा मतलब है उसका मॉड निकाल लेंगे। मॉड का मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, और वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे एक वेक्टर मान लो ये लिखा है ए, उसका कुछ एक्स डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन है, एक्स है, वाई डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन है, वाई है, जेड डायरेक्शन में कुछ कंट्रीब्यूशन है, ये जेड है। ठीक है, हालांकि एक्स डायरेक्शन में जब लिखोगे तो इसके अलोंग कुछ आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाइड करोगे। अब फिर क्वेश्चन आएगा यूनिट वेक्टर क्या है? ये जे हो गया, ये के हो गया, ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका जब मॉड निकालोगे तो मॉड हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऐसा मॉड को ऐसे इसको रीड करते हैं मॉड ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा? ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर। कोई कहते बीच में नेगेटिव होता तो भी स्क्वायर करते तो पॉजिटिव आता, और इसका रूट ले लोगे और ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसको मॉड ऑफ ए करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। और एक आपका जैसे ऐसे आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली, ये रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हेड कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हम तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर राइटर इसको हेड और टेल से करेंगे। तो मैं एक बार लिख दूं, ये टेल होता है और ये हेड होता है। और एक सिंपल सी अगर सेंटेंस लिखना चाहूं तो इसका लेंथ मैग्नीट्यूड बताएगा। इसकी लेंथ जो है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, जैसा कि हम पिछले एग्जाम्पल में आपको बता चुके ए बी सी डी करके, ये मैग्नीट्यूड को बताएगा। ठीक है, और इसका जो एरो है, ये एरो किसको बताएगा? एरो डायरेक्शन को बताएगा। एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगा। अब कई तरीके की वेक्टर की डेफिनेशन आएगी। पहला वेक्टर की डेफिनेशन जो मैं लिख रहा हूं, जो बहुत यूजफुल है आपकी, वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक वेक्टर के इतने आपने डिवीजन कर दिए कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है हुज मैग्नीट्यूड इज 1। सिंपल सी डेफिनेशन, जैसा कि नाम से पता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। या यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मान लो ए वेक्टर लिखा था आपने और ए का यूनिट वेक्टर लिखें, तो यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका ये होता है, उस पर ऐसा कैप लगा देते। इसका मतलब होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर कभी भी निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर का जो मॉड आएगा वो हमेशा 1 आएगा। यूनिट वेक्टर का मॉड कैसा आएगा? 1। यानी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन सिंपल है, हुज मैग्नीट्यूड इज 1। एक तो ऐसे कह सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि वेक्टर
डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर का किसी वेक्टर में मल्टीप्लाइड कर दें तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्शन दिख जाएगी। जैसे आपने कहा कि 30 मीटर ईस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, और देन 20 मीटर नॉर्थ में जा रहे हैं, तो आप पहले तो ईस्ट वेस्ट आप बना लोगे कि ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ये आपने बना ली। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। आपने कहा 30 मीटर, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लो ऐसा कर दिए, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। 30 मीटर आपने कहा ईस्ट में जा रहे हैं, 20 मीटर नॉर्थ में जा रहे हैं, तो आप कैसे दिखाओगे? तो यहाँ लिखोगे x के अलोंग यूनिट वेक्टर होता i, जे होगा -i नेगेटिव x में, ये j होता है, अब जे होता है। अगर आप 30 मीटर अकेला लिख दोगे तो ना तो केवल मैग्नीट्यूड पता चलेगा, और 30 आई कैप कर दोगे, इसका मतलब है पॉजिटिव x में जा रहे हैं या ईस्ट में जा रहे हैं। इसको वेक्टोरियली लिखोगे, 20 मीटर नॉर्थ को वेक्टोरियल लिखोगे तो 20 जे कैप। मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बस जे कैप कर दिया, तो इससे ये पता चल गया कि नॉर्थ में जा रहा है। माइनस जे कैप से मल्टीप्लाइड कर दें तो क्या पता चल जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि आप किस में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर कहलाता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी डेफिनेशन है आपका। फिर कई और वेक्टर आएंगे, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोएक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर, ये सब। लेकिन ये आने समय पर इनकी डेफिनेशन ना लिखवा के सीधा यूज कर दूंगा। कोलिनियर वेक्टर सिंपल सा कहलाएगा जिसके बीच का एंगल आइदर 0 होगा और 180 होगा, उसको बोलोगे कोलिनियर वेक्टर। एक एक डेफिनेशन लिखे दे रहा हूँ क्योंकि मैं 11th के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बातें कर रहा हूँ, इसलिए लिखना जरूरी मान रहा हूँ। अदरवाइज ये सब डेफिनेशन में लिखता नहीं हूँ। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या कहलाता है? कोलिनियर वेक्टर कहलाता है जिनके बीच का एंगल कितना होगा? कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएगा जिनके बीच का एंगल या तो 0 होगा या क्या होगा, 180। एक ही लाइन में होते हैं, उसको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। कोलिनियर का मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा? ये वेक्टर ए है मान लो और ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल है थीटा। एंगल बिटवीन देम थीटा। तो थीटा क्या होगा? थीटा आइदर 0 होगा और थीटा क्या होगा? 180 होगा। रेडियन की बात कर रहे हैं तो इतना आ जाएगा। इसको क्या बोलोगे? कोलिनियर वेक्टर बोलोगे। कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा, पोलर वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, इसमें वेक्टर में एक चीज ध्यान रखना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रांसलेट या रोटेट करने पर वेक्टर चेंज नहीं होगा। वेक्टर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज कर दें तो ट्रांसलेट करें या रोटेट करें तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। कंपोनेंट में कंपोनेंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन टोटल वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कर दूं कि पता चला फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिया तो कोई बच्चों को लगता है कि मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका किस पे फर्क पड़ेगा? तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमें वेक्टर का यूनिट वेक्टर के बाद इनका हमें जैसे समेशन करना होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो अब सवाल आता है कि जब हम समेशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें उन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। अच्छा, कैसे निकालेंगे? मान लो दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है वो कैसे पता करते हैं? कई बार बच्चा एंगल भी करेक्ट पता नहीं कर पाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो एरो के हिसाब से आप एंगल के बारे में आइडिया करेंगे। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और पूछा जाए इन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालें। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, तो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इन दो वेक्टर के अगर बीच का एंगल निकालेंगे, इस पे अगर एरो का साइन बना दें तो ऐसा एरो का साइन आएगा वेक्टर पे।
इस पर भी एरो, तो ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल बना दिया था, ये एंगल थीटा आ जाएगा। मान लो इस वेक्टर को ऐसे बना दें, थोड़ा सा फिर से बताना कि अब क्या आएगा, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो कई स्टूडेंट एरो में कंफ्यूजन हो जाएगा, ये ए है, ये ए है, ये बी है। अब पूछा जाए ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या आएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या आएगा, ये एंगल थीटा है। तो कई बच्चे इस एंगल को थीटा बताएंगे, ये थीटा नहीं होगा, ठीक है। टेल टू टेल एंगल निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है। अब इसका देखो, इसको अगर लिखना चाहें या एरो के हिसाब से एंगल निकालेंगे, देखो इसका एरो इधर जा रहा है, टेल टू टेल निकाल रहा है, इसका टेल इधर जा रहा है, इन दो के बीच का एंगल ये कहलाएगा। तो इस समय ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना आएगा, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल आएगा पाई माइनस थीटा। यहाँ पे जो एंगल आएगा बताओ, एंगल बिटवीन ए बी, यहाँ पे यहाँ एंगल बिटवीन ए बी कितना आएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। इस केस में क्या आएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज पाई माइनस थीटा। ज़्यादातर बच्चों को थीटा लगेगा, हमने क्या कहा, एंगल हमेशा टेल टू टेल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, टेल टू टेल निकालेंगे। अब हमें वेक्टर का समेशन आना चाहिए, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का डिवीजन। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम, तो सबसे पहले हम वेक्टर का समेशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। आज कुछ पढ़ा देते हैं, फिर भी अगर कहीं 11th के बच्चे को डिफ़िकल्टी लगेगी तो वो बताएगा, तो एक बार फिर रिवाइज करेंगे, वैसे लगना नहीं चाहिए। हमने कहा भी बस दो ही चीज़ें बताई कि वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और एरो की जो लेंथ होगी वो उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा, और एरो का जो साइन होगा वो डायरेक्शन को बताएगा। एडिशन या समेशन कह सकते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब दो वेक्टर को ऐड करना, अगर पैरेलल हैं तो ए प्लस बी आ जाएगा, एंटी पैरेलल हैं तो ए माइनस बी आएगा। पर मान लो अगर किसी एंगल पे हैं तो कैसे करेंगे, तो वेक्टर का हमें एडिशन करना पड़ेगा। वेक्टर के एडिशन के लिए बहुत सारे लॉ होंगे, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और पॉलीगन है तो इस तरीके से। जैसे मान लो ये वेक्टर ए लिखा, मैं थोड़ा सा इसका सहारा ले लूँ एरो बनाने के लिए। ये वेक्टर ए लिखा, ये ए है, और ये वेक्टर बी है मान लो, और इसके साथ हमें इसको ऐड करना है। अब दोनों के एरो अलग अलग दिख रहे हैं, ए को बी के साथ क्या करना, ऐड करना, और फिर हमें रिजल्टेंट निकालना है। अब आपका पैरेलल होता तो क्या कर देते, ए प्लस बी, एंटी पैरेलल होते तो ए माइनस बी, लेकिन ये पैरेलल भी नहीं है और एंटी पैरेलल नहीं है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसको हमें ऐड करना है। तो क्या करेंगे, इनके बीच का सबसे पहले हमें ओरिएंटेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ओरिएंटेशन। तो उसको हम ऐड करेंगे तो ट्राइंगल ला कहेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताओ, इस वेक्टर को मैंने ऐसे लिख दिया, ये वेक्टर ए है जैसा कि आपको दिख रहा, और इसका जो लास्ट पॉइंट है जिसको टेल और हेड कहते हैं, उसका नेक्स्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। इसका जो रिजल्टेंट होगा, फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट पॉइंट और लास्ट वेक्टर का लास्ट पॉइंट, ये रिजल्टेंट को बताएगा। ये किसको बताएगा, रिजल्टेंट को बताएगा। रिजल्टेंट क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट पॉइंट और लास्ट वेक्टर। तो ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, और ये आर आ गया।
ये आर, इसी को ट्राइंगल ला बोलते हैं। ये फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट पॉइंट और लास्ट वेक्टर का, तो आर इक्वल टू लिखोगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आर इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा। आर इक्वल टू क्या आ गया आपका, रिजल्टेंट वेक्टर लिख रहा हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और करके लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते, आर इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अच्छा, अगर A2 A3 है और B4 है तो कई बच्चों को लगेगा कि R हमेशा क्या आएगा, 7 आएगा। ध्यान रखना, R 7 नहीं आएगा। R क्या नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका A और B के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, ये ट्राइंगल लॉ कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ। जो मैंने दो वेक्टर जो अभी जोड़े हैं, ये किस ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ऐड करके देखा। अब पैरेललोग्राम लॉ एडिशन के लिए, फिर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना सिखा देंगे। दूसरा होगा पैरेललोग्राम लॉ। अब फिर से देखें बेटा, ये वेक्टर मैंने ए लिखा था, ये क्या लिखा था, वेक्टर ए। ये वेक्टर बी लिखा था, अभी अभी लिखा था, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। और ये क्या बताता था, ये रिजल्ट को बताता था। अगर हम इसके पैरेलल कर दें, इसको पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, जिसका क्या हो गया, ये बी है तो ये भी बी होगा। और ये कितना हो गया, ये ए है तो ए कहलाएगा। ये देखो बेटा, ये मैंने क्या लिखा, ए लिखा, और ये क्या लिखा था, बी लिखा था। ये रिजल्टेंट कहलाएगा। इसको भी चाहो तो बी लिख सकते, इसको भी चाहो तो ए लिख सकते। तो आर इक्वल टू ए प्लस बी लिख सकते, या आर इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकते। अब इन दो वेक्टर का जब हम समेशन करेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो ए और बी के बीच का एंगल जे नहीं कहलाएगा। ये, और हमने कहा था ना, एरो टू एरो निकालेंगे। इस वेक्टर का एरो इधर जा रहा, कलर बदल दूं तो थोड़ा एरो पता चलेगा। इसका एरो इधर जा रहा और इसका एरो इधर रहा। तो इन एरो टू बी का एरो, जे इनके बीच का एंगल कहलाएगा आपका ए और बी के बीच का एंगल। ये सपोज करो थीटा है, ये कितना है, थीटा। और ये एंगल है एल्फा, ये एंगल कितना है, ये एल्फा है, ये एंगल थीटा। अब यहाँ बी के दो कंपोनेंट आएंगे, ये बी है, बी का एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको लिखोगे बी कॉस थीटा। यहाँ पे एक बी का कंपोनेंट आएगा जिसको लिखोगे बी साइन थीटा। ठीक है। अब रिजल्टेंट निकालना, तो अब यहाँ पे हम इसका अगर ए प्लस, ये बी का कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या कहलाता है, कोई बच्चा भी ये भी कह सकता है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ बी। पहली बात तो ये भी थोड़ा सा समझा दूं। जैसे ये वेक्टर बी लिखा तो कंपोनेंट होता क्या है, पहली बात तो ये बता दें। ये भी कंपोनेंट का मतलब उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, कंपोनेंट का सिंपल मीनिंग होता है उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या इफेक्ट है, क्या रिजल्ट है उसका। ठीक है, ये हम ऐसा कर लेते हैं, जैसे हमने ये बी लिखा तो बी का, ये बी है आपका, इस बी का कुछ एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट होगा, इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये एंगल अगर थीटा ले लें, ये एंगल ले लिया थीटा, तो वेक्टर बी का इस डायरेक्शन में जो इफेक्ट होगा उसको लिखोगे बी कॉस थीटा, पॉजिटिव एक्स में। पॉजिटिव वाई में लिखोगे वो क्या लिखोगे, बी साइन थीटा। ये इसका इस डायरेक्शन। कंपोनेंट का मतलब उसका पर्टिकुलर।
कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि हमेशा एक्स एक्सिस में थीटा होता, कोई जरूरी नहीं बेटा। अगर मान लो मैं ऐसे बना देता, ये वेक्टर वी लिया था और ये एंगल थीटा ले लेता, ये एंगल क्या ले लेता, थीटा, तो ये क्या हो जाता, वी कॉस थीटा, ये क्या आ जाता, बी साइन थीटा। सिंपल टिग्नामेट्री यूज करिए और कुछ नहीं। देखो इसको अगर मैं लिख देता, मान लो ये बी एक्स, इसका एक्स डायरेक्शन में पार्ट, इसका वाई डायरेक्शन में पार्ट बी वाई, तो बताओ वी एक्स इक्वल टू लिखता तो ये कितना आता बताओ, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या आता बताओ, साइन थीटा इक्वल टू बी एक्स बाई बी आ जाता, तो इस तरीके से लिख दिया। क्लियर है? तो ये वेक्टर के कंपोनेंट। अब इसका जो रिजल्टेंट निकालोगे तो थीटा के साथ एच कंपोनेंट कॉस वाला होता, तो रिजल्टेंट निकालोगे तो आर इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, और बी साइन थीटा इसका स्क्वायर, तो ये रिजल्टेंट आ गया आपका। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, रिजल्टेंट निकालेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो ये अभी पीछे वाले पेज पे देखें तो क्या आ गया, आर इक्वल टू इन दोनों वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड आ गया, क्या आ गया बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पीछे वाले पेज को देख लें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बंद कर दिया था, 2ab। इसका मतलब दो वेक्टर का जो हमने समेशन किया उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म उन दो वेक्टर के बीच का एंगल। रिजल्टेंट वेक्टर का जहां तक सवाल है, मान लो tan अल्फा, रिजल्टेंट वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल क्या आएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू आ जाएगा v साइन थीटा डायग्राम से ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। डायग्राम अगर अभी भी याद नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ फिर से बना दूँ, यहाँ बना दे रहा हूँ। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये भी वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था, और ये अल्फा था, और ये ए था, और ये बी था, और ये रिजल्टेंट था, ये एंगल थीटा था। अब तो कन्फर्म है कि tan अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा, ये बी कॉस थीटा था, इतना यहाँ से यहाँ तक बी कॉस थीटा था, यहाँ से यहाँ तक बी साइन थीटा, तो ये tan अल्फा आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर का एक बात ध्यान रखना, उन दोनों वेक्टर के बीच में लाई करेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। अब सवाल आएगा कि सब कुछ किस पर डिपेंड करना है, दोनों वेक्टर के बीच का ओरिएंटेशन। मान लो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, केस फर्स्ट, पैरेलल वेक्टर कहलाता है जिनके बीच का एंगल जीरो है। इफ थीटा इक्वल टू, मान लो मैंने जीरो कह दिया, थीटा जीरो होने का मतलब वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी है, तो बताओ रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट का जो आएगा वो ए प्लस बी आएगा, और इससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा। सो किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होता है जब वो वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। केस सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कर दें, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब है दैट इज वेक्टर ए एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर बी एंटी पैरेलल को अपोजिट कर सकते हैं, तब आर इक्वल टू आएगा, ध्यान रखना ये हमेशा प्लस में ही आएगा, चाहे ए माइनस बी लिखें, चाहे ये वेक्टर का रिजल्टेंट है और ये मिनिमम आएगा। बी माइनस ए या ए माइनस। केस थर्ड करते हैं, अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल इफ थीटा इक्वल टू कर दें 90 डिग्री,
इसका मतलब है बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज ए परपेंडिकुलर टू बी, ए पी के परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। यहाँ कट जाएगा मुझे लगता है, यहाँ नीचे लिखना चाहिए, दैट इज आपने क्या लिखा, ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तब रिजल्टेंट निकालोगे सो आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, रिजल्टेंट का एक्स के साथ ए के साथ एंगल क्या आएगा, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, बी साइन थीटा, तो बी साइन 90 करोगे तो बी आ जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा तो ए आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत होगी। आपको पता है कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 होगी जो कि 0 के लिए होगी। कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1 होगी जो कि 180 के लिए होगी, और 90 डिग्री के लिए कॉस की वैल्यू 0 होती। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर, तो हमने क्या कहा, दो वेक्टर का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो आएगा वो उन दोनों वेक्टर के बीच में लाई करेगा हमेशा। किस में लाई करेगा, उन दोनों वेक्टर के बीच में लाई करेगा। मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। एक आध क्वेश्चन लिख दें, चलिए एक क्वेश्चन इस पे लिख रहे हैं। मान लो मैं कह दूं दो वेक्टर ए और बी है, उनका रिजल्टेंट आर है जो कि पर लिख रहा हूं, एक एग्जाम्पल बना रहा हूं। टू वेक्टर ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी and their resultant are which is perpendicular to A and magnitude of R magnitude of vector R is half of magnitude of vector B. What is the angle between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। हमने दो वेक्टर ले लिए ए और बी, उसका रिजल्टेंट आर है जो कि ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का क्या है, इसका मैग्नीट्यूड का हाफ है। तो ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। पहली बात तो क्वेश्चन में जो कुछ कहा जाए उसका डायग्राम बनाओ। जब पहले दिन हमने फिजिक्स स्टार्ट की थी तो एक सेंटेंस बोला था, आपको याद है कि क्वेश्चन को विजुलाइज करना जरूर आना चाहिए, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम जरूर बनाना चाहिए। ठीक है, अब सॉल्यूशन लिखने के पहले इस पे पहले इसका एक डायग्राम बनाओ कि क्या होगा। ठीक है, ए और बी, तो ये बताओ, ये वेक्टर ए बना दिया, वेक्टर बी बना दें, रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो ये वेक्टर ए है, रिजल्टेंट क्या कहलाता है, फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट पॉइंट और लास्ट वेक्टर का लास्ट पॉइंट, तो ये रिजल्टेंट है। ये वेक्टर ए, तो बी ऐसा होना चाहिए। ये वेक्टर क्या हो गया, ए, ये वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट आ गया, ये वेक्टर बी है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया। मैंने कुछ अपने तरफ से कुछ नहीं किया। देखो रिजल्टेंट जो आ रहा वो ए के परपेंडिकुलर आ रहा। रिजल्टेंट किसके परपेंडिकुलर आ रहा, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर आ रहा ए के, तो ये आर है आपका,
और ये बी। अब फिर से बताओ ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना आएगा? ये बी है, ये ए है। अगर ये एंगल में थीटा ले लूं तो ये ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं आएगा, ध्यान रखना। हमने कहा था टेल टू टेल एंगल निकालते हैं, तो देखो इस वेक्टर का टेल यहाँ है या एरो से एरो निकालते हैं। देखो इस वेक्टर का एरो इधर है ए का, ये है एरो, और बी का एरो ये है, ये ए का एरो है, ये बी का। तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये आ जाएगा। कितना आएगा बताओ ए और बी? अगर ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, ये एंगल थीटा ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा? पाई माइनस थीटा आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? पाई माइनस थीटा। ये किसके बीच का आ जाएगा? ए और बी के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, ये पाई माइनस थीटा आ जाएगा। अब हमें रिजल्टेंट का निकालना है, तो बताओ दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको कन्फर्म पता चल गया। कितना पता चल गया? पाई माइनस थीटा। ए और बी के बीच का एंगल आपका पाई माइनस थीटा है अगर डायग्राम के हिसाब से देखें, और ये एल्फा कहलाएगा। एल्फा कहलाता है फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल, ये एल्फा है। जो डायग्राम बनाया था, जो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसके हिसाब से ये तो पता चल गया। अब हमें बताओ इसमें ए और बी के बीच का एंगल अगर यहाँ देखें तो पाई माइनस थीटा है। तो एक तो बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर हम ज्योमेट्री से या ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकालें, चलो हम इसको आगे वाले पेज पे सॉल्व कर रहे हैं। मेथड फर्स्ट किसके बिहाफ पे निकाल रहे हैं? जो ट्रिग्नोमेट्री के बिहाफ पे निकाल रहे हैं पहला। तो ट्रिग्नोमेट्री के बिहाफ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे एक मिनट, अगर मैं लिखूं टेन अल्फा या साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आर बाई बी। साइन थीटा कितना आ जाएगा? आर बाई बी आ जाएगा। देखो यहाँ पे 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगेगा। साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा? इस पिक्चर पे देखें, साइन थीटा इक्वल टू आएगा आर बाई बी, और आर और बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया। साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया बताओ? डायग्राम के हिसाब से साइन थीटा इक्वल टू आर बाई बी। आर का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का हाफ है, तो हाफ बी बाय बी मीन्स हाफ। तो ये थीटा कितना आ गया आपका? 30 डिग्री आ गया। एंगल कितना था? एंगल बिटवीन एंगल लिख दें, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना था? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, तो बताओ कितना आ गया? 180 माइनस 30, 150 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका था। जो स्कूल लेवल का प्योर 11th का बच्चा होगा वो ऐसे करेगा। ध्यान रखना कंपटीशन में कैसे करा जाता है, ये तो कंपटीशन के हिसाब से। प्योर स्कूल का बच्चा करेगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर दिया गया है b/2, तो ये b स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और आगे टेन अल्फा कितना दिया? टेन अल्फा 1090 दिया, टेन अल्फा 90 दिया, वो है v साइन थीटा, v साइन थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। 1090 की वैल्यू होती है 1/0, तो a इक्वल टू आ गया
माइनस के बी कॉस थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देते, हाँ, और उसको इक्वेशन सेकंड लिखते। तो बताओ आर स्क्वायर की जगह था बी स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर की जगह था बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा करोगे तो 2v स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab कॉस थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सबट्रैक्ट कर लिया तो बताओ v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के टर्म अलग कर लिए 3v स्क्वायर बाय 4, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस √3/2, प्लस साइन आएगा तो क्या आएगा 30 डिग्री आएगा और माइनस आएगा तो 150 आएगा। तो इसका मतलब प्लस साइन तो हम यूज कर नहीं पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने कहा था रिजल्टेंट वेक्टर उन दो वेक्टर के बीच में लाई करता है। जब ए और आर के बीच का एंगल 90 है तो नेचुरल है ए और बी के बीच का एंगल 90 से ज़्यादा होगा तो ये 150 डिग्री आएगा। ये इतना लंबा चौड़ी कैलकुलेशन करेंगे 11th के बच्चे, ठीक है। और जो 11th का बच्चा नहीं होगा, पास आउट होगा, वो पहला वाला तरीका अप्लाई करेगा। और भी मेथड हो सकते हैं, मान लो मैं मेथड थर्ड कर दूं, ठीक है, ये मेथड थर्ड का आपका ऐसा कर दिया था, ये ए बनाया था, ये बी बनाया था, थोड़ा सा बनाया पहले ए और बी, ये ए था, ये बी है, ये रिजल्टेंट है। हालांकि रिजल्टेंट का एंगल 90 दिया है, ये एंगल ए है, ये बी है और ये बी है और ये रिजल्टेंट है। ये एंगल कितना दिया है ए और बी के बीच का एंगल जे वाला थीटा दिया, हालांकि ए और बी के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा होगा। ये तो एक और रूल होता है जिसका फिजिक्स में भी हमने मैथमेटिक्स में भी कभी सिखाया हो या नहीं बताया है, तो मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं सारे बच्चों को। मुझे ऐसा लग रहा कि शायद मैंने नहीं बताया, कभी लगता है बताया है, पर अगर बता दिया तो दोबारा बता दे रहा हूँ, और नहीं बताया है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और देख लो, देख लेना कि बताया कि नहीं बताया। ये साइन रूल कहलाता है, जिसको लामी थ्योरम कहते हैं, ठीक है। अगर नहीं बताया हो तो अभी बता दे रहे हैं, और बता दिया हो तो रिवाइज हो जाएगा। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो फॉर्मूला होता है साइन अल्फा बाई ए इक्वल टू होता है साइन बीटा बाय बी इक्वल टू होता है साइन गामा बाई सी। ये साइन रूल कहलाता है। तो अगर इसका यूज करें तो बताओ यहां पे क्या आएगा, साइन थीटा बाय आर, और ये एंगल आपका कितना है थीटा है, तो साइन थीटा बाई आर, और ये एंगल 90 डिग्री दिया था क्वेश्चन में, दिख नहीं रहा पिक्चर में अलग बात है, पर 90 दिया था, तो कितना है साइन 90 बाय बी। ए और बी के बीच का एंगल 90 क्वेश्चन में दिया है, वो पिक्चर में नहीं दिख रहा अलग बात है। तो बताओ साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया आर बाय बी 1/2, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। ये साइन रूल कहलाता है, ये क्या कहलाता। तो बताओ एंगल बिटवीन ए बी कितना आएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए
एंड वेक्टर बी कितना है पाई माइनस थीटा, और थीटा निकाल चुके आप, तो ये साइन रूल से कर सकते हैं। एक और बात कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, आपको बहुत सारे नए तरीके पता चलते जाएंगे। मान लो मैं प्रैक्टिस में 4 कर रहा हूँ, ऐसे अगर मैं लिखता रहूँ तो पता नहीं कितने मेथड हो जाएंगे। अभी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया, नहीं तो उनका भी यूज कर लूँगा, या कम और अलग तरीके हो सकते हैं। सो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है। बस मैं इसी मेथड पे पूरा टाइम दे के क्लास को ओवर कर दूंगा, क्योंकि 11th के बच्चों को इससे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये रिजल्टेंट है। तो बी बताओ कहाँ होगा? बी वेक्टर इधर तो नहीं होगा, कम से कम बी इस साइड आएगा, ये वेक्टर बी आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर उन दो वेक्टर के बीच में लाई करेगा, तो ये बी आएगा। ये वेक्टर आर था, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर इस पूरे एंगल को मैं थीटा कह दूं, इस पूरे एंगल को थीटा कह दूं, और इतना एंगल थीटा डैश कह दूं, अकेला इतना एंगल थीटा डैश कह दूं, तो थीटा और थीटा डैश में क्या रिलेशन होगा? थीटा इक्वल टू साफ साफ दिख रहा, 90 प्लस थीटा डैश होगा, ये तो साफ साफ दिख रहा। अब इस बी के दो कंपोनेंट होंगे, बी कॉस थीटा डैश, हमने कहा था थीटा के साथ अटैच कंपोनेंट। इस बी का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? बी कॉस थीटा डैश किसके बराबर आएगा? आर के बराबर। बी साइन थीटा डैश ए के बराबर आएगा, बी कॉस थीटा डैश। क्वेश्चन में आर इक्वल टू v/2 दिया था, तो बताओ थीटा डैश कितना आ गया? 60 डिग्री, 1/2 की वैल्यू, और थीटा निकालना था यहाँ पे, तो थीटा इक्वल टू कितना था? 90 प्लस थीटा डैश, तो बताओ थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 150 डिग्री। ये कंपोनेंट रिजॉल्विंग मेथड। और भी कई मेथड आप कहो तो मैं लिख दूं, अदरवाइज मेरी मूल भावना आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वेक्टर को बहुत ईमानदारी से पढ़ना बेटा, इस क्लास को बड़ी सिंसियरली। आप ऐसे मान लो कि फिजिक्स की अब बिगनिंग हुई है, और अगर इस टॉपिक को वेक्टर को अच्छे से नहीं समझ पाए तो आने वाली क्लास आपको बड़ी डिफिकल्ट लगेगी। तो हर बच्चे से जो 11th स्टूडेंट है या जिसका वेक्टर ठीक नहीं है, वो वेक्टर को थोड़ा सिंसियरली देखेगा बेटा। और क्लास में एक ही चीज़ चाहिए होती है, रेगुलरिटी चाहिए होती है। पंचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। सो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है बेटा। एक आप और काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अपना सहयोग प्रदान करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच बेटा।